हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में डे 49 की। तो इस प्रकार है जो कि अब हम अपने अंतिम उस चरण में आ चुके हैं, अंतिम 50 दिनों के महासंग्राम में। और हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की, और भारत के इतिहास में हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, लॉर्ड कर्जन पर हम लोगों ने छोड़ा था ना 1905 में। तो उससे आगे को हम देखेंगे और देखेंगे बंगाल विभाजन से लेकर असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में होता है। तो 20 साल का सफ़र है जो कि आज हम तय करने वाले हैं भारत के, आधुनिक भारत के इतिहास की। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने भारत के इतिहास को बहुत बढ़िया तरीके से समझा रखा है और पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा रखा है। तो आप लोग जितनी भी मैंने पीडीएफ वहाँ पे भेज रखी हैं, आप लोग उनको डाउनलोड कर लेना बढ़िया तरीके से। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और तो इस प्रकार है जो कि आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अगर आप पटवारी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को विश्व का इतिहास जरूर देखना चाहिए, क्योंकि विश्व के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फॉरेस्ट गार्ड वाले भी विश्व का इतिहास देखना, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी विश्व का इतिहास पूछा गया था एक क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, मैंने अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम इसी यहाँ से पूछा गया था, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में। तो आप लोग इसको जरूर देखना, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में यहाँ से पूछा गया था। उसके अलावा मैं अगर आप लोगों को मैं कहूँ तो विश्व का इतिहास जरूर देखना। विश्व के इतिहास में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 15 से 16 क्लास हैं जो कि मैंने आप लोगों को करा रखी हैं। विश्व के इतिहास से भी आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर देखना, आप लोगों के एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे आज हम लॉर्ड कर्जन की। कल हम लोगों ने देखा कि भारत में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार होती है और उसका उद्देश्य क्या था। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य हम लोगों ने देखा, कांग्रेस का स्थापना क्यों बनाई गई ये भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन भी देखे। अधिवेशन को अब हम 1947 तक देखते ही जाएंगे, ठीक है। तो कुछ अधिवेशन शुरुआत के हम लोगों ने देखे थे, 4 से 5 अधिवेशन। शुरुआत के 4 अधिवेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। तो उसके बाद जितने भी अधिवेशन होते हैं, महत्वपूर्ण अधिवेशन, उनको मैं बीच बीच में बताते चलूँगा। तो इस प्रकार हमारे जो अधिवेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो अधिवेशन से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग वहाँ पर से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आंदोलन से बन जाता है, तो आंदोलन भी हम लोग बीच बीच में कर रहे हैं। बीच बीच में कहने का मतलब हम लोग एक कालक्रम में चल रहे हैं, हर एक साल का घटनाक्रम देख रहे हैं और उस घटनाक्रम में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जो भी सुधार हो रहे हैं, जो भी आंदोलन हो रहे हैं, जो भी संस्थाएं बन रही हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, हम लोग उन चीज़ों को आधुनिक भारत के इतिहास में देख रहे हैं। तो इसी प्रकार हम लोगों ने 1905 तक का देखा। अब हम बात करेंगे 1899 से 1905 में। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन है जो कि भारत का वायसराय बनता है। तो भारत का वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड कर्जन है। इसके समय की आप लोगों से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार लॉर्ड कर्जन से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्या क्वेश्चन बन जाता है? बंगाल विभाजन, जिसको अभी हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पहले वो बंगाल हुआ करता था, ठीक है। बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, ये वाला जो क्षेत्र आप लोग देखते हैं ना, वो पहले पूरा बंगाल था। जहाँ पर बांग्लादेश है अभी, वो पूरा बंगाल का हिस्सा था। तो लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 में क्या कर दिया? बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। और कहाँ पर की ये घोषणा? इसने शिमला में की थी। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसने बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ पर की, तो इसने शिमला में की। उसके बाद अगर हम देखें बंगाल विभाजन कब लागू हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। तो आप लोग हर एक चीज़ को नोट डाउन करना और इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। तब से 2 भागों में बंगाल को बांट दिया गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, 2 भाग बट गए, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि घोषणा कब की गई? 19 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बाद यहाँ पर 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब हमने देखा कि बंगाल 2 भागों में बढ़ गया है, एक तो पश्चिम बंगाल और एक है पूर्वी बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है, मुख्यालय या फिर राजधानी बोलो तो ये कलकत्ता में बनाई जाती है, और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका में बनाई जाती है। जो ये पश्चिम बंगाल है ना, यहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो ज़्यादा लोग हैं वो हिंदू हैं।
यहाँ पर हिंदू समुदाय ज़्यादा है, और पूर्वी बंगाल में क्या है, यहाँ पर मुस्लिम है, यहाँ पर मुस्लिम है। तो आप लोग देख रहे हैं 1905 में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, फूट डालो राज करो वाली नीति का यहाँ पर हमको एक प्रमाण देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने की यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर एक रणनीति अपनाई। ठीक है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम अभी तक एक थे, अब इन लोगों ने क्या करना लग गया, उनका क्षेत्र का विभाजन कर दिया। इन्होंने ये कहा कि बंगाल है जो कि बड़ा क्षेत्र है और बड़े क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर शासन प्रशासन करना बहुत दुविधापूर्ण है, हम लोग यहाँ पर शासन प्रशासन करने में दिक्कत आ रही है, तो इसलिए क्या किया जाएगा, दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। लेकिन इसका मकसद क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता को अलग अलग करना। तो इसका परिणाम क्या हुआ आगे आने वाले समय में हम देखेंगे। फिलहाल आप लोग ये देखो कि हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल में इसको बांट दिया गया है। और पश्चिम बंगाल में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड वाला क्षेत्र है। और अगर हम जो पूर्वी बंगाल है जहाँ पर मुस्लिम बहुल है, वहाँ पर बांग्लादेश और असम वाला क्षेत्र है, बांग्लादेश और असम वाला क्षेत्र है जो कि इसको बांट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा वायसराय आता है जिसका नाम है लॉर्ड मिंटो के समय है 1905 से 1910, 5 साल ये यहाँ पर रहता है वायसराय के पद पर। लॉर्ड मिंटो सेकंड, द्वितीय है ये, ठीक है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक आंदोलन शुरू होता है भारत में एक आंदोलन शुरू होता है और वो आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ, क्योंकि बंगाल विभाजन हो चुका है, लोगों को यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया है, हिंदू और मुसलमान को। तो इसलिए बंगाल विभाजन के विरोध में, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो, तो इसलिए हम लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पर क्या किया, आंदोलन किया। स्वदेशी आंदोलन की हम लोगों ने बात की। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया, इसका शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई थी। टाउन हॉल से, कलकत्ता में टाउन हॉल, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त, 19 जुलाई को तो ये घोषणा कर दी गई, 19 जुलाई को घोषणा की गई और 7 अगस्त को ये विभाजन विरोधी जो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन, उसको शुरुआत हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस विभाजन विरोधी आंदोलन का इनको कुछ असर नहीं देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने 16 अक्टूबर को ये लागू कर दिया। कौन, बंगाल विभाजन को इन्होंने लागू कर दिया। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन जिस दिन लागू किया गया, उस दिन पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। और इस समय जब हम लोग सड़कों पर उतरे तो हमारे एक ही नारा था सबकी जुबान पे, और वो क्या था, बंगाल एक है, बंगाल एक है, वंदे मातरम। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदे मातरम को किस आंदोलन में यहाँ पर नारे के रूप में प्रयुक्त किया गया, या फिर वंदे मातरम को किस आंदोलन में सबसे पहली बार यहाँ पर लाया गया। तो आप लोग बोलेंगे कि स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम है, जो कि हमको देखने को मिला लोगों की जुबान पर। उसके बाद अगर हम देखें स्वदेशी आंदोलन में हुआ क्या, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य यही था कि जो ब्रिटिश वस्तु है उनका बहिष्कार करना है। जैसे आज हम बात करें अगर वर्तमान की, तो जैसे अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में हम क्या कहते हैं, बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइना कहते हैं ना, कि चाइना का जो माल है उसका बहिष्कार करो। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर बहिष्कार होगा तो हम लोग अपने मेड इन इंडिया को प्रमोट करेंगे, और मेड इन इंडिया को प्रमोट करेंगे तो हम चाइना पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन में भी देखने को मिला। हम लोगों ने यहाँ पर जो इसके लीडर थे, जैसे कि हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो उन्होंने आईएनसी के अधिवेशन में इस बात का समर्थन भी किया था। आईएनसी का 1905वें अधिवेशन जो कि बनारस अधिवेशन में है, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, स्वदेशी आंदोलन का प्रारूप को आगे को बढ़ाने का काम किया। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार है जो कि ब्रिटिश वस्तुओं की का बहिष्कार किया जा रहा है, और ब्रिटिश कपड़ों को जलाना इस प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है भारतीयों के द्वारा, और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की जा रही है।
इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा जिसको आमार सोनाल बांग्ला कहा जाता है, और ये वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। आप लोग देखते हैं जब बांग्लादेश की टीम खेलने आती है क्रिकेट, तो शुरुआत में राष्ट्रगान बजता है ना, तो ये आमार सोनार बांग्ला ही बजता है, और ये बांग्लादेश का क्या बन जाता है, राष्ट्रगान बन जाता है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, आमार सोनार बांग्ला किस दौरान लिखा गया, किस आंदोलन के दौरान, तो ये स्वदेशी आंदोलन। देखो यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये अपने उसमें सक्सेस होने लगी। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि बंगाल विभाजन में इन लोगों ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता को अलग करने की यहाँ पर रणनीति अपनाई, और इसमें धीरे धीरे करके ये सफल हो रहे हैं। और सफल होने का एक ही प्रयास यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1906 में। 1906 में जब अभी तक हिंदू और मुस्लिम एक ही साथ आ रहे हैं, जो कि आईएनसी जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके माध्यम से लोग आ रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है, और इसके संस्थापक कौन हैं, ढाका के नवाब हैं जिनका नाम है सलीमुल्लाह खां, और दूसरे व्यक्ति हैं आगा खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है 1916 में, और उस समय इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम है वकार उल मुल्क। वकार उल मुल्क है जो कि मुस्लिम लीग के सबसे पहले अध्यक्ष बनते हैं। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब इनका मांग क्या थी, इनकी मांग ये थी कि जो मुस्लिम हैं उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा की जाए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया जाए, ये इनकी क्या थी, मांग थी, जो कि मांग 1909 में मान ली गई थी। ये हम देखेंगे अभी फिलहाल। आप ये देखो कि इसका जो पहला अधिवेशन है, जैसे कि कांग्रेस के अधिवेशन हुए, वैसे ही अब मुस्लिम भी अपने अधिवेशन करने लगी है, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने पहला अधिवेशन किया था 1908 में अमृतसर में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, आगा खां थे। तो ये बात भी आप लोगों से पूछी जा सकती है पहले अधिवेशन से मुस्लिम लीग की। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 1907 के समय में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है सूरत में। कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में, इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष, और रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनते हैं, जो कि एक क्या है, ये एक वृद्ध व्यक्ति हैं, मतलब ये युवा वर्ग से संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन इसमें आईएनसी का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है अध्यक्ष पद के विवाद को लेकर, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो ये चाहते थे कि हम लोग यहाँ पर क्या बने, अध्यक्ष पद की कमान संभालें। युवाओं में है जो कि आईएनसी की कमान आए, लेकिन यहाँ पर रास बिहारी घोष जो है वो बनते हैं अध्यक्ष, और इस प्रकार दो दलों में आईएनसी का विभाजन हो जाता है। एक को बोलते हैं गरम दल, दूसरे को बोलते हैं नरम दल। नरम दल में तो यही लोग होते हैं रास बिहारी घोष लोग, और दूसरे दल में होते हैं गरम दल में लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक बाल, और पाल बिपिन चंद्र पाल, और लाला लाजपत राय। तो ये हैं जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आईएनसी का विभाजन भी हो चुका है 2 भागों में, और अब ये अलग अलग तरीके से अपना अपना काम करेंगे। लेकिन 1909 में भारत शासन अधिनियम आता है जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार में जो मुस्लिमों का मुस्लिम लीग की जो वो थी मांग थी, उस मांग को मान लिया गया और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। तो आप लोगों से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि 1909 का भारत शासन अधिनियम है जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ये 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम लोगों ने भारत के राजनीति में, इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने कर रखे हैं सारे अधिनियम। तो आप लोग एक वीडियो को ही देखना, और 5वीं या 6वीं वीडियो है इंडियन पॉलिटी की, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में करा रखी हैं, जितने भी एक्ट हैं, अधिवेशन हैं। तो यहाँ पर मैं इनको डिटेल में नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद 1910 में यहाँ पर एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग है जो कि यहाँ पर भारत के वाइसराय बनते हैं 1910 से 1916 के बीच में। और इनके समय में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार लगता है जिसको इम्पीरियल दरबार बोला जाता है, या फिर ग्रैंड दरबार भी बोला जाता है। ग्रैंड दरबार और इम्पीरियल दरबार
आप लोगों से पूछा जाएगा कि ग्रैंड दरबार, इम्पीरियल दरबार, ये जो कब आयोजित किए गए, ये 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में ये दरबार लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। क्यों लगाया गया था ये? क्योंकि इस समय जो ब्रिटेन के राजा थे जिनका नाम है जॉर्ज पंचम, वो भारत आ रहे थे, तो उनके स्वागत के लिए ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इस दरबार में, ये जो दिल्ली दरबार में है, यहाँ पर जो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, उस विभाजन को यहाँ पर रद्द कर दिया गया। कब? 12 दिसंबर 1911 में आप लोगों को पूछा जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और हमारी जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1911 में। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और नई दिल्ली है जो कि इसका नाम रखा गया बाद में। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 1911 में अब हम देखते हैं 1911 में एक अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन, आईएनसी का। आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसकी अध्यक्षता करते हैं बीएन धर इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन में सबसे पहली बार जन गण मन गाया गया किसके द्वारा? जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी भतीजी है जिनका नाम है सरला देवी के द्वारा ये जनगण मन है जो कि इस अधिवेशन के दौरान गाया गया 27 दिसंबर 1911 में। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन। तो आप लोगों से क्वेश्चन बन ही जाता है बहुत बार कि पहली बार जनगण मन को किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बीएन धर ने की थी। ठीक है दोस्तों, और इसका जो वो था शीर्षक था, राष्ट्रगान का शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। ये शीर्षक है जो कि उस समय इस राष्ट्रगान को दिया गया था। अब हम देखेंगे 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हो जाती है। किसके द्वारा? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना के द्वारा। कहाँ पर? अमेरिका में भी कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। तो सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। तो ऐसा होता था कि जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चला तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के हर एक लोगों की भूमिका है, हर किसी ने अपना योगदान दिया है, चाहे वो भारत में रहकर हो या फिर भारत से बाहर। तो ये लोग हैं जो कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना अमेरिका में रहकर क्या कर रहे हैं? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार से आगे को बढ़ाया जा सकता है उसके लिए यहाँ पर रणनीतियाँ बना रहे हैं। तो ये गदर पार्टी की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ब्रिटिश के खिलाफ इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की आने वाले समय में, अभी अगली वाली वीडियो में, तो वो आज़ाद हिंद फौज का यहाँ पर क्या करते हैं? निर्माण करते हैं और विदेश से भारत में सेनाओं को लाकर यहाँ पर क्या करते हैं? आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं। तो इस प्रकार है जो कि भूमिका हर एक ने अलग अलग तरीके से अपनी दे रखी है, तो हमको उनको याद करना चाहिए। अगर हम बात करें फिर उसके बाद 1915 में 9 जनवरी 1915 का दिन है और गांधी जी भारत में आ जाते हैं। गांधी जी गए कहाँ थे? ये गए थे दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड के बाद ये दक्षिण अफ्रीका में गए थे। तो अभी हम इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और 9 दिसंबर को 2003 के बाद प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, और महात्मा गांधी के भारत आने की उपलक्ष्य में इसको बनाया जाता है। अब देखो महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़े क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ये 1893 में गए थे। और क्यों गए थे? एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाबा अब्दुल्ला, उनकी कंपनी है और उनकी कंपनी की ये कानूनी सलाहकार के रूप में गए थे, क्योंकि ये एक वकील थे। इन्होंने वकालत की थी इंग्लैंड से, और उसके बाद ये वकील के रूप में गए थे इनका केस लड़ने के लिए। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कानूनी सलाहकार के रूप में गए थे 1893 में, और 1915 में हैं जो कि ये भारत आते हैं। ठीक है, इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने कुछ काम किए, जैसे कि 1894 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक नटाल कांग्रेस नामक पार्टी है, इसकी स्थापना की। नटाल कांग्रेस
ये नटाल कांग्रेस वाली कांग्रेस नहीं है जो कि भारत में जिसकी स्थापना की गई है, ये अलग कांग्रेस है, नटाल कांग्रेस, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आप ये ना सोचें कि जो भारत में कांग्रेस है उसकी स्थापना इन्होंने वहाँ पर कर रखी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अलग कांग्रेस है, ठीक है, जो कि नटाल कांग्रेस के रूप में जानी जाती है। और दक्षिण अफ्रीका में आप लोगों को ध्यान में रखना है 1894। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी और पहला आश्रम फोनिक्स है और दूसरा आश्रम टॉलस्टॉय है, टॉलस्टॉय। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम कौन से आश्रम की स्थापना की गई, तो फोनिक्स और दूसरा है टॉलस्टॉय। और ये भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए गए थे। इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद 1909 का एक अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहले किस अधिवेशन में भाग लिया गया, तो 1901 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन था वो, उसमें इनके द्वारा भाग लिया गया था। तो महात्मा गांधी की चर्चाओं को हम आगे को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बीच बीच में इनको लाते रहेंगे समय के साथ, तो आप लोग इसको देखना। फिलहाल हम यहाँ पर इनको विराम देते हैं। और 1916 में हम देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और मदन मोहन मालवीय है जो कि इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। मदन मोहन मालवीय हैं जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं और 1916 में। अब हम देखेंगे इसके बाद यहाँ पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं जो कि 1916 से 1921 के बीच में यहाँ पर वायसराय बनते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 में आईएनसी का एक और अधिवेशन होता है जो कि लखनऊ में होता है। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसके अध्यक्ष कौन बनी, और इनका नाम है अंबिका चरण मजूमदार। इनका नाम है अंबिका चरण मजूमदार जो कि इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इस समय मुस्लिम के जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं जिन्ना। इस अधिवेशन को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है और मुस्लिम लीग समझौता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है वो दोनों एक साथ आकर फिर से इन लोगों ने काम करना शुरू किया था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो दोनों ने एक साथ मिलकर कब से काम करना शुरू किया, तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। तो ये एक प्रकार से फिर से हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाली बात थी कि फिर से दोबारा हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता को आगे लाएं और एक राष्ट्रवाद है जो कि हम इसकी धारणा को आगे को बढ़ाएं। उसके बाद इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, गरम दल और नरम दल जो कि सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे ये लोग, और फिर से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एकजुट करने के लिए आगे को बढ़े और गरम दल और नरम दल एक साथ आए फिर से। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि गरम दल और नरम दल का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इनके अध्यक्ष आप लोगों को पूछा जाता है तो अंबिका चरण मजूमदार हैं। 1916 में एक स्थान की स्थापना होती है संगठन की, जिसको हम बोलते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना होती है और ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। भारत में तो 1916 में हुई। और इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना यहाँ पर दो व्यक्तियों ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने तो की थी पुणे में, कब? 28 अप्रैल 1916 में। और 1916 सितंबर में एनी बेसेंट ने कहाँ पर की थी? मद्रास में। तो दो लोगों का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। गंगाधर तिलक ने तो पुणे महाराष्ट्र में की थी और इन्होंने, एनी बेसेंट ने, मद्रास में की थी। और इस लीग से जुड़कर, होम रूल लीग से जुड़कर जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने कुछ समाचार पत्रों का, अखबार का प्रकाशन किया, जैसे कि केसरी है। आप लोगों से पूछा जाता है कि केसरी किसकी है? केसरी समाचार पत्र किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। मराठी भाषा भी आप लोगों को ध्यान में रखनी कि मराठी भाषा में ये निकाली गई थी। और दूसरी पत्रिका इन्होंने मराठा निकाली जो कि अंग्रेजी में लिखी गई है। एनी बेसेंट के द्वारा भी कुछ पत्रिकाएं यहाँ पर प्रकाशित की गई जिनमें कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहीं पर 1916 के दौरान
जो ये बाल गंगाधर तिलक हैं वो एक नारा देते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, 1916 के अधिवेशन में ये बात होती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 1916 में महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, और ये उनका भारत में पहला आश्रम है जो कि साबरमती आश्रम है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि पहला आश्रम दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन अगर हम भारत में बोलेंगे तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है। उसके बाद यहाँ पर गांधी युग है जो कि धीरे धीरे करके आ ही जाता है 1915 के बाद, और गांधी युग में गांधी जी का पहला आंदोलन है जो कि चंपारण आंदोलन। आप सभी को इसका इंतज़ार था कि कब है जो कि हम भारतीय आधुनिक भारत में आंदोलनों को पढ़ेंगे। तो अब आंदोलनों को हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन पढ़ा। स्वदेशी आंदोलन के बाद आप लोग देख रहे हैं चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में होता है बिहार में। यहाँ पर किसान होते थे, और किसान हैं जो कि नील की खेती करते थे। खेती तो ये और भी करते थे, लेकिन नील है जो कि उस समय अंग्रेज़ों का एक सबसे एक महत्वपूर्ण फसल हुआ करती थी, और वो ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए यहाँ पर कहते थे। और जैसे अगर हम बात करें, कोई किसान है उसके खेत में 20 कट्टा कुछ ना कुछ फसल होती है, 20 कट्टा। तो इस 20 में से 3 कट्टे की जगह पर नील उत्पादन अनिवार्य कर दिया गया था। इतनी क्षेत्र में तो नील लगाओगे ही लगाओगे, ऐसा यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर बंगाल में कहा गया था किसानों से, नील किसानों से। तो इसको हम बोलते हैं 3 कट्ठा पद्धति। 3 कट्ठा, तो आप लोग देख रहे हैं ना कि 3 भाग में 20 में से 3 भाग पर यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नील का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये किसान हैं जो कि इससे इनको नुकसान हुआ, क्योंकि इनकी जो फसल है वो जो इनकी भूमि है वो अनउर्वरक होती गई, और इनको ज़्यादा लाभ है जो कि नील की खेती से नहीं मिल रहा था। तो इसलिए यहाँ पर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला गांधी जी से प्रभावित थे। उन्हें पता था कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी बहुत से आंदोलन किए हैं, और यहाँ पर भी उनकी चर्चा है जो कि करनी अनिवार्य है। तो इसलिए उन्होंने गांधी जी को बंगाल में बुलाया, और बिहार में, यहाँ पर बिहार के चंपारण में इनको बुलाया, और ये जो नील किसानों की स्थिति है इसको अवगत कराया गांधी जी को, और फिर गांधी जी ने यहाँ पर पहला आंदोलन अपना शुरू किया भारत की भूमि पर। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा है भारत में, तो ये है चंपारण आंदोलन। तो इस आंदोलन में इन्होंने सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह करना, सत्य का पालन करना, अहिंसा, ठीक है। तो ये बातें इन्होंने यहाँ पर की, और सत्य का पहला प्रयोग इन्होंने चंपारण आंदोलन में देखने को मिलता है। और वैसे इन्होंने, ये भारत का है, लेकिन इससे पहले भी इन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करते थे तो वहाँ पर भी इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया, तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर भारत पूछ लिया जाएगा तो भारत में आ जाएगा चंपारण आंदोलन। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन करके लिख लेना। तो इस आंदोलन का परिणाम ये रहा कि जो 3 कट्टा पद्धति है उसको अंग्रेज़ों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि अहिंसा के माध्यम से गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया, और अहिंसा के बल पर ही क्या कर दिया, अंग्रेज़ों को, जो अंग्रेज़ आज तक भारतीयों पर अपनी पकड़ मजबूत करते आ रहे थे, वो इस आंदोलन से क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं, और यहाँ पर इस जो ये 3 कट्टा पद्धति है उसको समाप्त कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। कहाँ पर दी, चंपारण आंदोलन के बाद दी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है। और एक चीज़ और, आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ये आंदोलन है गांधी जी के, इनका क्रम पूछा जाता है, आंदोलन का क्रम। तो सबसे पहला आंदोलन 1917 चंपारण, आप लोगों से क्रम व्यवस्थित करने के लिए भी पूछा जाता है, तो आप लोग उनको ध्यान में रखना। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसमें पहली महिला अध्यक्ष जिनका नाम है एनी बेसेंट, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है।
तो ये बात भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो कौन थी? 1917 में एनी बेसेंट थी। ठीक है, और ये एनी बेसेंट, ये एक बात ये ध्यान में रखना कि ये आयरलैंड की रहने वाली हैं, ये भारतीय नहीं है, ये आयरलैंड की रहने वाली हैं, लेकिन ये भारत में आकर फिर भारतीय बन चुकी हैं, लेकिन ये भारतीय नहीं है, अभी इनका मूल निवास भारतीय नहीं है बल्कि ये आयरलैंड है। तो इसलिए इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखना कि ये भारत की महिला नहीं है बल्कि भारत की प्रथम महिला है। उसके बाद यहाँ पर 15 मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन हो जाता है। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में। गुजरात में है जो कि एक मिल है, जो कि अहमदाबाद मिल है। वहाँ पर क्या है कि 1918 से पहले यहाँ पर प्लेग की घटना आई थी। प्लेग महामारी है जो कि गुजरात में अहमदाबाद में फैली थी। तो उस समय जो अहमदाबाद मिल के जो मजदूर हैं वो पलायन करने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर प्लेग है, तो प्लेग से बचने के लिए लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं और मिल में फिर इस तरीके से काम करना बंद कर देंगे। जब मिल में काम करना बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं से अंग्रेज जो हैं वो क्या करेंगे, इनको रोके रहेंगे और एक क्या देंगे, प्रलोभन देंगे। और प्रलोभन क्या दिया इन लोगों ने दिया प्लेग बोनस। प्लेग बोनस इन लोगों को दिया, जिससे कि लोग हैं जो कि इसी यहीं पर रुके रहें और काम इनका चलता रहे। तो धीरे धीरे करके जैसे ही प्लेग है जो कि कम होता गया, जैसे कि कोरोना है वो कम होता गया बाद में, तो इसी प्रकार प्लेग भी धीरे धीरे कम होता गया। और जब कम होता गया तो इन लोगों ने बोनस देना बंद कर दिया, बोनस देना बंद कर दिया। लेकिन जो अहमदाबाद मिल के जो मजदूर थे उन लोगों ने इस बोनस की मांग रखी कि बोनस है जो कि दिया जाए, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर हड़ताल कर दी और इसको हम बोलते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन। और गांधी जी यहाँ पर इस आंदोलन में फिर से कूद पड़ते हैं। अहमदाबाद मिल के एक मालिक हैं, उनकी बहन है जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने यहाँ पर गांधी जी को है जो कि बुलाया था इस आंदोलन में कूदने के लिए। तो गांधी जी यहाँ पर भी सत्याग्रह का पाठ पढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से अहिंसा के माध्यम से इस आंदोलन को करते हैं और ये इसमें सफल रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि जब भी आंदोलन होता है वो शांतिप्रिय होना चाहिए। और जैसे अभी हम भारत में अभी वर्तमान की बात करें तो कोई भी आंदोलन अगर हम लोग करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो हमें एक ही चीज़ ध्यान में हम लोग रखते हैं कि हमें जो सरकारी प्रॉपर्टी है, जो सरकारी यहाँ पर सरकारी चीज़ें हैं, उनको हम नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसलिए अहिंसा के मार्ग पर कोई भी आंदोलन किया जाता है, चाहे कोई भी, जैसे अभी हम वीडियो की बात कर लें तो देहरादून में आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सत्याग्रह या फिर अहिंसा के मार्ग पर चलकर ये आंदोलन किए गए हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी कोई भी आवाज़ उठानी हो सरकार के खिलाफ तो आप लोग क्या है, एक अहिंसा के मार्ग पर भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को करें। इसी आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो आप लोग देख रहे हैं गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठने लग गए हैं और अब ये धीरे धीरे करके भूख हड़ताल पर हर आंदोलन में बैठने लगेंगे। तो ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों ने सुनी होगी कि गांधी जी बात बात पर भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे और इस भूख हड़ताल पर बैठने का परिणाम भी सकारात्मक ही देखा गया। जब भी ये बैठेंगे तो ये भूख हड़ताल पर बैठने का परिणाम ही है कि अहमदाबाद मिल आंदोलन में इनको क्या मिली, यहाँ पर सफलता मिली। उसके बाद अगर हम बात करें 22 मार्च 1918, तो क्रम आप लोगों से पूछा जाता है कि अहमदाबाद मिल आंदोलन पहले हुआ था या फिर खेड़ा आंदोलन। तो अहमदाबाद मिल तो हुआ था 15 मार्च और ये खेड़ा आंदोलन हुआ था 22 मार्च। तो आप लोगों को इनका क्रम, ये डेट याद ना भी रखो तो क्रम आप लोग याद रख लेना कि अहमदाबाद पहले हुआ था फिर खेड़ा हुआ था। और खेड़ा आंदोलन भी गुजरात में ही हुआ था, गुजरात में। यहाँ पर क्या हुआ था कि गुजरात में उस समय अकाल चल रहा था, सूखा था, बारिश नहीं हो रही थी। तो किसान है जो कि सूखाग्रस्त इनकी ज़मीन हो चुकी थी और उत्पादन है जो कि इनको नहीं मिल पा रहा था सही से। तो किसानों की हालत है जो कि बदतर होती जा रही थी क्योंकि सूखे के कारण, अकाल के कारण। तो जो ये टैक्स होता था, टैक्स नहीं दे पा रहे थे, कर नहीं दे पा रहे थे शासन को। तो इस समय इन लोगों ने फिर एक आंदोलन किया कि यार
हमारा उत्पादन तो हो नहीं रहा, हम कर कहाँ से दें, टैक्स कहाँ से दें। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो इसलिए खेड़ा के किसानों के द्वारा अकाल के दौरान यहाँ पर कर नहीं आंदोलन किया गया, जिसको हम खेड़ा आंदोलन बोलते हैं। तो इसमें गांधी जी फिर से आए और गांधी जी ने फिर से वही अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, और जो ब्रिटिश है उनको यहाँ पर क्या किया, सत्याग्रह के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर इस आंदोलन का आयोजन करके सफलतापूर्वक जो कर नहीं आंदोलन था उस पर सफलता हासिल की। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं या फिर यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के किसान हैं, उन्होंने गांधी जी को बापू की उपाधि दी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी, तो ये खेड़ा की महिलाओं के द्वारा दिया गया, किसानों के द्वारा दिया गया। इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है, जो कि पहली बार गांधी जी के साथ, चूँकि ये वकालत कर रहे होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये वकालत छोड़ के इस आंदोलन में कूदते हैं दोस्तों। तो ये जुनून था उस समय हर एक व्यक्ति के अंदर कि हम कोई भी आंदोलन हो देश के प्रति और स्वतंत्रता आंदोलन में हम बढ़ चढ़ के भूमिका अपनी अदा करेंगे। तो इसलिए हम लोग आज देखते हैं कि हर कोई एक इंसान जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका अदा कर रखी है, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमें किसी के जो कोई भी यहाँ पर हमारे वीर हैं रहे हैं उनको कम नहीं आंकना चाहिए। हम लोग आजकल डिबेट में देखते हैं कि ये ज़्यादा है, वो कम है, ये कम है, वो ज़्यादा है। तो इस तरीके के डिबेट हम करते रहते हैं, जबकि हर किसी ने एक एक अपनी भूमिका अदा कर रखी है और उनका सहयोग कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में देखने को मिलता है। लेकिन आज हम उन्हीं पर डिबेट करने लग जाते हैं, उन्हीं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लग जाते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत अवधारणा है, गलत डायरेक्शन में हम लोग डिबेट करने लग जाते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना कि किसी ने भी अगर छोटा सा भी सहयोग कर रखा है, छोटा सा भी, अगर किसी ने एक ही घटनाक्रम में भाग ले रखा है, तो उसकी भूमिका भी हमारे लिए उतनी ही है। हमारे लिए कोई कम नहीं है, ना कोई ज़्यादा है। हमें एक हर किसी को बराबर मानना चाहिए और हर किसी को एक स्वतंत्रता आंदोलन के जनक के रूप में हमको देखना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करेंगे और एक जो अपने डायरेक्शन है डिबेट की, उस चीज़ को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट है, जो कि ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर लागू किया गया, क्योंकि अब धीरे धीरे करके जब गांधी जी आ गए हैं तो धीरे धीरे करके आंदोलन भी होने लग गया है। जब आंदोलन होने लगे हैं भारत की भूमि पर, तो आंदोलनों को दबाने के लिए कोई ना कोई कानून तो अंग्रेज बनाएंगे जिससे कि भारतीयों पर शिकंजा कसा जाए। तो उन्होंने एक कानून बनाया, रॉलेट एक्ट, जिसको नाम दिया गया, जैसे कि हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून भी कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसमें इन्होंने क्या किया, इस कानून में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ब्रिटिश के विरोध में काम कर रहा है और अराजकता फैला रहा है, उनका कहने का मतलब है अराजकता फैलाना, ये ब्रिटिश की भाषा में है। भारतीयों के लिए अराजकता नहीं, बल्कि भारतीयों के लिए अपना उनके खिलाफ आवाज़ उठाना है। तो जो भी ऐसे लोग होंगे उनको पुलिस है जो कि हिरासत में लेगी और उनको 2 साल की कैद कर देगी, और उनके लिए कोई अपील नहीं होगी, कोई दलील नहीं होगी, कोई वकील नहीं होगा। यानी कि उनसे कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा, उनको वकील नहीं दिया जाएगा, कोई अपील नहीं होगी, उनकी कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। तो अगर इसमें कोई वो भी है जिसका कोई अगर हम बात करें जैसे कि किसी गलती नहीं भी है, तो अंग्रेज़ों ने अगर कह दिया कि इसने गलती कर रखी है तो कर रखी है भाई, इसको अंदर जेल में डालो, ये वाली बात थी उसमें। तो इसलिए भारतीयों ने इसको काला कानून कहा, काला कानून या फिर अंधा कानून कहा। और गांधी जी फिर से इसके खिलाफ आए और उन्होंने देशव्यापी हड़ताल करने की यहाँ पर घोषणा कर दी 9 अप्रैल 1919 को। तो गांधी जी यहाँ पर भी बढ़ चढ़ के भाग लिया इन्होंने कहा कि हम जो रॉलेट एक्ट है इसके विरोध में देशव्यापी हड़ताल करेंगे और पूरे देश को इकट्ठा करेंगे, सड़कों पर लाएंगे और फिर से अहिंसा के बलबूते हम इस कानून को वापस करवाएंगे। लेकिन हुआ ये क्या हुआ देखो, उसके बाद पंजाब में सैफुद्दीन किस्लू और यहाँ पर सतपाल है, डॉक्टर सतपाल, ये लोग भी आते हैं और इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है।
इन लोगों को भी रॉलेट एक्ट के कानून के तहत गिरफ्तार कर दिया जाता है। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किस्लू जो कि पंजाब में हैं, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला जो कि अमृतसर है, एक बाग है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, शांतिपूर्ण यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। सैफुद्दीन किस्लू और सतपाल मलिक को जो गिरफ्तार कर लिया गया था उसके खिलाफ। तो 13 अप्रैल 1919 का दिन था और यहाँ पर बैसाखी का दिन था अमृतसर में। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में, या फिर हम कहें सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किस्लू की जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ में यहाँ पर लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। और इसी समय में जब भीड़ बढ़ती गई, जैसे ही भीड़ बढ़ने लगी तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम है पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ने एक अपना प्रतिनिधित्व भेजा जिसका नाम भी डायर ही था, लेकिन आर डायर है, माइकल आर डायर। इसको भेजा और कहा कि इस जो भीड़ है इसको आप लोग रोकें, क्योंकि भीड़ उग्र नहीं, भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी, लोग जुड़ रहे थे इस आंदोलन में। तो इस आंदोलन को दबाने के लिए माइकल ओ डायर ने यहाँ पर निर्देश दिए कि गोली चलाओ, गोली चलाओ। तो गोली चलाने के बाद जैसे ही आर डायर ने गोली चलाई तो यहाँ पर लोगों का कत्लेआम करना शुरू हो गया। फिर उसके बाद माइकल ओ डायर ने दूसरी बार में कहा कि गोली तब तक चलाओ जब तक गोली ख़त्म ना हो जाए बंदूक से। तो इस प्रकार है जो कि एक बड़ी मात्रा में जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिलता है। नरसंहार यहाँ पर होता है, लगभग 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। लेकिन सरकारी जो सबूत हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 379 ही हैं। 379 ये ब्रिटिश लोगों के द्वारा है ये आंकड़े 379। लेकिन अगर हम भारतीय की बात करें, जो INC ने एक कमेटी बैठा ली थी, तहकीकात कमेटी, उसके तहत अगर हम बात करें तो 1000 से अधिक लोग हैं जो कि इसमें जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंटर कमेटी किससे संबंधित है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, जो कि ब्रिटिश के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बैठाई गई थी 19 अक्टूबर 1919 को, जिसका कोई रिजल्ट है जो कि नहीं देखने को मिला हमें। ठीक है, इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुखद घटना से को देखते हुए गांधी जी, जिनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा, इन्होंने इस उपाधि को वापस किया। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को वापस किया और टैगोर ने सर की उपाधियों को वापस कर दिया था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है बहुत बार कि कौन कौन सी उपाधि है जो किसने वापस की हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर फिर 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन भी एक आप लोगों से पूछा जाता है। अली बंधु थे जिनका नाम है शौकत अली और मोहम्मद अली, इनके द्वारा भारत में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। गांधी जी इसमें भाग लेते हैं। तो ये मुस्लिम आंदोलन है, लेकिन गांधी जी फिर भी देखो, गांधी जी ने हर आंदोलन में हर देश के हर व्यक्ति को आगे लाने के लिए इन्होंने मुस्लिमों के आंदोलन में भी भाग लिया। ठीक है, तो मुस्लिम, जिससे कि हम एक राष्ट्र के रूप में आगे को बढ़ें और राष्ट्रवाद की भावना है जो कि हर किसी में विकसित हो, तो इसलिए इन्होंने, गांधी जी ने मुस्लिमों को भी सहयोग किया, जो कि खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन का संबंध था तुर्की में एक तो तुर्की में क्या था कि खलीफा का जो पद है उसको समाप्त किया जा रहा था, तो उसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन है जो कि किया जा रहा था मुस्लिमों के द्वारा। लेकिन भारत में भी यहाँ पर इस आंदोलन को देखने को मिला शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 17 अक्टूबर 1919 की बात, खिलाफत आंदोलन, और ठीक है, और इसके बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम है जो कि आता है, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम को हम लोगों ने पढ़ा है इंडियन पॉलिटी में। फिर से मैं कह रहा हूँ, सारे अधिनियम मैंने बता रखे हैं, आप लोग इंडियन पॉलिटी में जाके देखेंगे, वहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस प्रकार 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हो जाता है। और ये असहयोग आंदोलन क्यों होता है, क्या इसके परिणाम रहे, किसने इसमें भाग लिया, क्या इसका मोटिव था, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और 1947 तक हम अपना कारवां को अंतिम वीडियो में बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।